हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग चैप्टर 1 का अब आज सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इको का। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग आगे कुछ और चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि ब्रिटिशर्स के आने से हमारे देश के फॉरेन ट्रेड पे, हमारे देश के डेमोग्राफिक कंडीशन पे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरीके का असर पड़ा। अब हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में ये कवर करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। फॉरेन ट्रेड इंडिया का ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसा था, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कवर अप भी किया था कि इंडिया जो थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले बढ़िया लेवल पर, अच्छे लेवल पर बाहर की कंट्रीज में फिनिश गुड एक्सपोर्ट किया करती थी और बदले में हम लोगों को पेमेंट गोल्ड और सिल्वर या प्रेशियस स्टोन्स की फॉर्म में मिला करती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज बनाई जिन पॉलिसीज की वजह से इंडिया का कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो था वो बदल गया। सबसे पहला पॉइंट, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। ऐसी कंट्री जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले फिनिश गुड एक्सपोर्ट किया करती थी और बदले में गोल्ड और सिल्वर पाया करती थी, ब्रिटिशर्स के आने के बाद चेंज जो सबसे बड़ा आया इंडिया की फॉरेन ट्रेड के अंदर वो ये था कि इंडिया का अब प्राइमरी एक्सपोर्ट बढ़ गया, मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ गया। हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए ब्रिटेन में और वहां से फिनिश गुड्स बनकर अब इंडिया में आना शुरू हो गए। इससे समझ में आता है कि इंडिया का रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। अगर कोई कंट्री रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट कर देगी तो वो अपनी कंट्री में क्या बनाएगी? सो दैट मींस अब हम फॉरेन कंट्रीज पे, मतलब ब्रिटेन पे डिपेंडेंट थे उनके फॉरेन गुड्स के लिए, क्योंकि वो यहां से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, अपनी कंट्रीज में फिनिश गुड बनाते थे और इंडिया में ही और बाकी कंट्रीज में बेचा करते थे। दूसरी बात, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स ने आकर हमारे देश के फॉरेन ट्रेड को मोनोपोलाइज किया। More than half of the India's foreign trade was restricted to Britain. अब इंडिया का जो ट्रेड था वो आधे से भी ज्यादा ब्रिटेन के साथ होना शुरू हो गया। चाइना, सिलोन, पर्शिया, इन कंट्रीज के साथ फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत ट्रेड अभी भी कर रहे थे, लेकिन स्यूज कैनाल के ओपन होने से 1869 में अब ब्रिटिशर्स डायरेक्ट इंडिया में आना शुरू हो गए। उनकी ट्रेडिंग जर्नी जो थी वो शॉर्टन हो गई। जो पहले 12,300 माइल्स कवर अप करके आया करते थे, अब वो 7200 माइल्स ही रास्ता तैर करके इंडिया में आना शुरू हुए। इससे उनका इंडिया पे कंट्रोल बढ़ गया और उन्होंने इंडिया को और बड़े लेवल पर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। थर्ड पॉइंट आता है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स ने इंडिया की वेल्थ को लूटा। इंडिया की वेल्थ क्या थी? इंडिया की संपत्ति क्या थी? इंडिया की वेल्थ थी इंडिया का रॉ मटेरियल। तो वो लोग इंडिया के रॉ मटेरियल को बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए अपनी कंट्री में और वहां से फिनिश गुड बनाकर इंडिया में बेचा करते थे। और जो भी पैसा वो कमाते थे वो ज्यादातर पैसा अपने ऑफिशियल्स या अपनी कॉलोनीज को कंट्रोल करने के लिए खर्च किया जाता था, या फिर जो भी वॉर्स वो और कंट्रीज में लड़ा करते थे उसका पैसा इंडिया से ही जाता था। नेक्स्ट अब हम जोर डालते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं वो है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन बेसिकली कंडीशन ऑफ लाइफ उस समय के टाइम पर, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडियन लोगों की कैसी थी, इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। इसका फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में कंडक्ट किया गया। हालांकि ये बहुत अच्छे तरीके से सेंसस कंडक्ट नहीं किया गया, लेकिन इससे यह जरूर पता चल गया कि जो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ था वो बहुत अनइवन था। 1921 एक और बहुत ग्रेट साल माना जाता है जिसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। 1921 के ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहा गया है क्योंकि 1921 से पहले इंडिया की पॉपुलेशन कई बार बढ़ी और कई बार कम भी हुई, लेकिन 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती ही चली गई। तो हम रोशनी डालते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस पे। डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी थी उस समय के टाइम पर? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था। बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था। डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्संस इन अ ईयर, और उसी तरह से हमारा डेथ रेट भी आता है, बर्थ रेट भी आता है। बोथ डेथ रेट बर्थ रेट दोनों ही ज्यादा थे। बर्थ रेट 48 पर 1000 था और डेथ रेट 40 पर 1000 था। सेकेंड पॉइंट, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। उस समय के टाइम पर हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 16% ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे।
सिर्फ 7% ऑफ कैटेगरी ऑफ फीमेल पॉपुलेशन वॉज लिटरेट, मतलब पढ़ी लिखी थी। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, उस समय के टाइम पर अच्छी एडुकेट फैसिलिटीज नहीं थी, ना होने की वजह से अच्छे हॉस्पिटल फैसिलिटीज, अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज ना होने की वजह से काफी सारे लोग वाटर बॉर्न, एयर बॉर्न डिजीजेस से मर जाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग ड्यूरिंग या बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव्स बर्थ इन अ ईयर। ऐसे बच्चे जो 1 साल की उम्र तक आते आते पैदा होने के बाद ही मर जाते हैं, ऐसे बच्चों को, ऐसी संख्या ऑफ लोगों को, ऐसे बच्चों को हम हाई मोर्टालिटी रेट कहते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट उस समय के टाइम पर 218 पर 1000 था, जो आज के जमाने में, आज के टाइम से अगर हम कंपेयर करें, जो बहुत ज्यादा है। आज के टाइम में 27 पर 1000 है, जो उस समय के टाइम पर 218 पर 1000 था। नेक्स्ट पॉइंट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उस समय के टाइम पर एक इंसान की एवरेज लाइफ 32 ईयर्स थी। आप सोच के देखो कितनी कम है, 32 ईयर्स एट दैट टाइम, जो आज के टाइम में 69 ईयर्स या 75 ईयर्स मानी जाती है। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, उस समय के टाइम पर गरीबी का लेवल बहुत ज्यादा था, क्योंकि प्रॉपर लोगों के पास काम नहीं था, हैंडीक्राफ्ट ठप हो चुका था, एग्रीकल्चर पे बहुत बर्डन था, जिसकी वजह से गरीबी का लेवल बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली किसी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्संस को रिप्रेजेंट करता है, कि एक कंट्री में जो लोग हैं वो किन किन सेक्टर्स में अपने आप को डिवाइडेड फील करते हैं, मतलब हाउ दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्टर्स। पहला आता है प्राइमरी सेक्टर, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा आता है टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जैसे कि ऐसा सेक्टर जो कि चीजों को प्रोड्यूस करता है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, जैसे फार्मिंग एंड ऑल। सेकेंडरी सेक्टर हमारा वो सेक्टर है जो कि रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। टर्शियरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, वो हमारा जैसे कि ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, फाइनेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा होता है। तो उस समय के टाइम पर ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा था, उस पर हम नजर डालते हैं। पहली बात तो प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे देश में प्राइमरी ऑक्यूपेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ गया। लगभग 70 to 75% लोग जो थे वो प्राइमरी एजुकेशन मतलब खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में 10% लोग और 15% लोग अवेलेबल थे। रीजनल वेरिएशन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रीजनल वेरिएशन। इंडिया में रीजनल वेरिएशन, रीजन्स को लेकर भेदभाव बहुत था। स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स। यहां के लोगों ने एग्रीकल्चर को छोड़कर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू किया। लेकिन ओडिशा, राजस्थान और पंजाब की अगर हम बात करें तो कोई मेजर चेंज यहां पर नहीं आया। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। ब्रिटिशर्स ने आकर हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से इफेक्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे काम होते हैं जो कि किसी भी कंट्री की वर्किंग के लिए जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना जरूरी है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन, एनर्जी, बैंकिंग, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इफेक्ट किया वो देखते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रोड्स। अगर हम उस जमाने में रोड्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रोड्स बनवाई, लेकिन बहुत इनएडिक्वेट, बहुत कम। रोड्स वर बिल्ड, रोड्स बनाई गई, लेकिन उतनी ही बनाई गई जिससे आर्मी की मूवमेंट, रॉ मटेरियल की मूवमेंट आसान हो जाए। उन्होंने जो भी रोड्स बनाई वो शॉर्टेज में थी। ऑल वेदर रोड्स की कमी थी, मतलब जो हर सीजन में चले। तो फेमाइन्स आते थे, अगर बाढ़ आती थी तो ये रोड्स टूट जाती थी। रेलवेज की बात करते हैं। ब्रिटिशर्स का इंडिया में जो मेजर कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं वो है रेलवेज। रेलवेज इंट्रोड्यूस की गई 1850 के अंदर, और इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रैन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने एट अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर 16 अप्रैल 1853 में ऐसा हुआ। रेलवे ने आकर इंडिया के अंदर इंडिया के कल्चर को बहुत बड़ा चेंज लाया, बहुत बड़ा चेंज इंट्रोड्यूस करवाया। रेलवे की वजह से लोग अब लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करना शुरू हो गए, और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी बढ़ गई, क्योंकि अब रेलवेज की मदद से रॉ मटेरियल को, आउटपुट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना आसान हो गया। फिर हम बात करते हैं एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट।
इंडिया में ब्रिटिशर्स ने एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट को शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहे क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगनी थी। फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। इंडिया में ब्रिटिशर्स ने पोस्ट एंड टेलीग्राफिक सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया। उन्होंने इसलिए भी किया ताकि वो इंडिया की इंफॉर्मेशन अपने ब्रिटेन में या बाकी कंट्रीज में लेकर जा सके, इसलिए उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफिक सिस्टम जो बहुत एक्सपेंसिव था उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो ये दो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थी ब्रिटिशर्स की इंडिया के लिए, और इंडिया में उन लोगों ने क्या क्या पॉजिटिव किया, क्या क्या नेगेटिव किया, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये था कि इंडिया में एग्रीकल्चरल ग्रोथ आई। हमारे देश के फार्मर्स को ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करने से आप पैसा नहीं कमा सकते जब तक कि आप कमर्शियल फार्मिंग ना करो। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में मोस्ट एडवांस्ड रोड्स एंड रेलवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ब्रिटिशर्स के आने से हमारे देश में मॉनेटरी इकोनॉमी आई, मतलब पहले हमारे देश में बार्टर सिस्टम ज्यादा चला करता था, कमोडिटी के बदले कमोडिटीज एक्सचेंज की जाती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से हमारे देश में मॉनेटरी सिस्टम, पैसे का मूवमेंट शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के लोगों को देश कैसे चलाया जाता है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, उसके बारे में भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी, तो जिससे हमारा देश अब कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करके चलता है। तो ये हमने अपना एक फर्स्ट चैप्टर इंडियन इको का कवर किया 12th क्लास का। हमने इस वीडियो के अंदर इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसके अंदर काफी पिक्चर्स का और एनिमेशंस का यूज किया। दिस विल बी अ न्यू वे फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस फर्स्ट चैप्टर। होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और हम आशा यही करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अपने फ्रेंड्स को, अपने बाकी मेंबर्स को, ताकि हम ये इंफॉर्मेशन और बच्चों तक भी पहुंचा सके। थैंक यू सो मच।